कक्षा 8 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित परनिंदा नामक पाठ का अध्ययन व अध्यापन करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आप सभी को नए नए वीडियोस प्राप्त होते रहें। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पाठ के लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी हैं। सर्वप्रथम मैं आपको लेखक के जीवन के विषय में संक्षेप में जानकारी प्रदान करूंगा। आप सभी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आप सभी से पूछूंगा, जिनका उत्तर आप सभी को देना होगा, तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनें। बच्चों, डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी हास्य और व्यंग के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 20 अगस्त सन 1920 ईस्वी को मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्री चतुर्वेदी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ख्यात प्राप्त कवि एवं साहित्यकार हैं। ऊर्जावान साहित्यकार डॉक्टर चतुर्वेदी जी ने लगभग 40 ग्रंथों की रचना की है। गद्य तथा पद्य दोनों में आपका बराबर अधिकार है। आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। बच्चों, विनोदी स्वभाव के चतुर्वेदी जी की मथुरा से दिल्ली तक तूती बोलती रही। एक से एक बड़े सम्मान उन्होंने पाए, लेकिन वे जमीन से जुड़कर रहे। बच्चों, वे आपाधापी, खींचातानी और मनमानी के माहौल में तनावों से घिरे लोगों को, कुम्हलाए हुए चेहरों को सदैव हंसी और मुस्कुराहट बांटते रहे। यानी कहने का आशय यह है कि उनका जो साहित्य लेखन था, उस साहित्य लेखन का उद्देश्य अपने पाठकों के चेहरे पर हंसी लाना और मुस्कुराहट लाना था, और वास्तव में वो अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुए हैं। जब भी हम चतुर्वेदी जी का साहित्य पढ़ते हैं तो निसंदेह उनका साहित्य पढ़ने से पाठक के चेहरे पर एक हंसी, एक मुस्कुराहट या एक गुदगुदी सी उत्पन्न हो जाती है, और इसका पूरा श्रेय जो है वो चतुर्वेदी जी के लेखन को जाता है। तो बच्चों, मैंने आपको चतुर्वेदी जी के जीवन के विषय में संक्षिप्त रूप से बताया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, जिनका उत्तर आपको देना है। सबसे पहले शिल्पी, आप बताइए, डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ? बिल्कुल सही जवाब। चतुर्वेदी जी का जन्म 20 अगस्त सन 1920 ईस्वी को हुआ। अगला, अनुराग, आप बताइए, डॉक्टर चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही जवाब, मथुरा, उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला, वंशिका, आप बताएं, बरसाने लाल चतुर्वेदी जी ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? लगभग कितने ग्रंथों की रचना की थी? वेरी गुड, इन्होंने लगभग 40 ग्रंथों की रचना की थी। अगला, तुषार, आप ये बताइए कि डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी को भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अब बच्चों, हम लोग शब्दार्थ पढ़ाते हैं, क्योंकि किसी भी पाठ के शब्दार्थ को जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि शब्दार्थ में कठिन शब्द दिए होते हैं, उनके अर्थ दिए होते हैं, और उन कठिन शब्द और उनके अर्थ को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम उन कठिन शब्दों के अर्थ को नहीं जानेंगे, हम पाठ को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। और दूसरा, बच्चों, आपको इन शब्दार्थ को याद भी करना है, क्योंकि जितने आपके पास शब्द होंगे उतनी ही आपकी भाषा जो है वो स्ट्रांग होगी, उतनी ही भाषा आपकी मजबूत होगी। किसी भी भाषा को, कोई भी भाषा आपको बहुत अच्छे ढंग से अगर आ जाए, इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा कि आपको उस भाषा से संबंधित अधिक से अधिक शब्दों को याद करना होगा। जितने आपको शब्द पता होंगे उतनी ही आपकी भाषा मजबूत होगी। ठीक है? तो इसलिए आप सभी लोग जो है वो ध्यानपूर्वक इस शब्दार्थ को पढ़ेंगे, सुनेंगे। हाँ, पहला क्या है? निंदा, बुराई करना। पाबंदी, रोक। परीक्षक माने परीक्षा लेने वाला। बेगार, मोहताज। मिन्नत माने खुशामद। उपकरण माने यंत्र। श्रोता, सुनने वाला। उद्गम माने उत्पत्ति स्थान। अपवाद माने असामान्यता।
शीघ्र अतिशीघ्र माने जल्दी से जल्दी। अगला सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बड़ा, फजीहत बेइज्जती, संयोजक साथ देने वाला, अभिनंदन स्वागत। अगला निमंत्रण बुलावा, रंक गरीब, सदैव हमेशा और निर्मल माने साफ। तो बच्चों आपने ये शब्दार्थ जो पाठ में दिए गए थे आपने इन शब्दार्थ को भी जाना और समझा। अब हम लोग आते हैं सीधे परनिंदा। बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया कि परनिंदा डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित है। परनिंदा जैसा कि इसका नाम है परनिंदा, पर माने पराया कोई दूसरा और निंदा माने बुराई, यानी हम किसी दूसरे की यदि हम बुराई करें तो उसी को परनिंदा कहते हैं। बच्चों आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, उनको बुराई करने में बड़ा आनंद आता है, बड़ी मजा आती है, और जब तक वो किसी की बुराई नहीं करते तो उन्हें आनंद नहीं मिलता। और वो बुराई करने को वो अपना अधिकार जो है वो समझ लेते हैं। लेखक जो है वो इस पाठ में लेखक ने दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्तियों पर प्रहार किया है। हिंदी भाषा में आए 9 रसों के अलावा एक रस निंदा रस को लोग अपना मनोरंजन का साधन मानने लगे हैं। लेखक कहता है कि वैसे तो 9 रस होते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो निंदा को भी एक रस के रूप में मानने लगे, और जब तक वो किसी की निंदा नहीं करते या बुराई नहीं करते तब तक उनको चैन नहीं मिलता। बच्चों लेखक कहता है कि एक बार साहित्य के एक विद्यार्थी से उसके शिक्षक ने प्रश्न पूछा कि तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है, तो उस बच्चे ने उत्तर दिया गन्ने का रस। अब शिक्षक महोदय चुप हो गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इस बच्चे को अब क्या उत्तर दिया जाए। खैर लेखक कहता है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है तो मैं कहूँगा निंदा रस। लेखक ये कहता है कि चाय मिले या ना मिले, खाना मिले ना मिले, सोने को मिले या ना मिले, कोई नुकसान नहीं, लेकिन यदि दूसरे की निंदा करने का अवसर मिल जाए तो समझिए हमारा जीवन धन्य हो गया, और अगर दूसरों की निंदा करने का अवसर न मिले तो समझ लीजिए हमारा जीवन जो है वो नरक हो गया, हमारा जीवन बेकार हो गया, वीरान हो गया। लेखक कहता है कि महंगाई के ज़माने में यदि सबसे सस्ता या मनोरंजन कोई साधन बचा है तो वो है परनिंदा, यानी दूसरों की बुराई। और बुराई करने के लिए ना कोई ऑडिटोरियम की ज़रूरत, ना कोई उपकरण, ना कोई इन्विटेशन छपवाने की, ना कोई सभा सोसाइटी बनाने की ज़रूरत, ना कोई कहीं चंदा देना है, कोई मास मंथली चंदा देना है। हाँ एक श्रोता होना चाहिए, सुनने वाला। आखिर भाई आप किसी को तो सुनाओगे, किसी एक को बैठा लो अपने पास, बुराई करनी शुरू कर दो, आपको भी मजा आएगी, उसको भी बड़ा आनंद आएगा। और लेखक कहता है इसमें कोई समय की पाबंदी नहीं, जब तक चाहे तब तक मौज लेते रहो, सुबह शाम तक बुराई करते रहो, नहीं अपना 1-2 घंटा बुराई करो, ये आपके अपने हिसाब से चीज़ें तय हैं। लेखक कहता है इसमें किसी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं। अब ताश खेलना है, आपको प्लेइंग कार्ड खेलना है, ताश के पत्ते खेलना है तो ताश होना जरूरी, तभी ताश खेल पाएंगे। कैरम खेलना है तो कैरम तो हो, क्रिकेट खेलना है तो बैट तो होना चाहिए, बाल कोई एक चीज़ तो कुछ तो हो, बैट बॉल, तभी तो आप खेल पाएंगे। लेकिन लेखक कहता है कि परनिंदा में ऐसा कुछ है ही नहीं, बस एक श्रोता ले आओ, खेल आपका जो है वो शुरू। और खेल में राजा और रंग का कोई भेद भी नहीं माना जाता, सभी लोग इसे सब लोग तो नहीं खेल पाते, लेकिन जो इसको खेलने लगता है, जो खेलता है तो अच्छा सभी को लगता है। वो तो कहते हैं, लेखक कहता है कि ये तो मीठी रोटी है कि जिधर से तोड़ो उधर से मजा आती है, हर तरफ से अच्छा लगता है। लेखक कहता है कि निंदा रस का शुरुआत कब से हुई, कब से ये शुरू हुई, फिर कैसे ये इसका विकास हुआ। हमने बहुत खोजा, लेकिन हमें कोई ऐसा ग्रंथ जो है वो देखने को नहीं मिला जिससे पता चले कि आखिर निंदा रस की शुरुआत जो है वो कब से हुई है। लेखक कहता है कि सुना है हाल ही में किसी निंदा रस शीर्षक से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रूपरेखा में वैदिक काल से इसकी परंपरा का संकेत मिलता है। वैदिक काल कहा, लेखक कहता है कि वैदिक काल से निंदा की शुरुआत जो है वो हुई है, बुराई शुरू हुई है। फिर वो कबीर का एक एग्जाम्पल देते हैं, कबीर के 2 दोहे वो लिखते हैं। कौन से दोहे हैं हम आपको सुनाते हैं, देखिए रेड कलर से लिखे हुए हैं, आप लोग भी देखिए। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कहते हैं कि निंदा करने वाले, बुराई करने वाले को कबीरदास जी कहते हैं हमेशा अपने पास रखो, अपने घर के पास, घर के अंदर आंगन में उसकी कुटिया बनवा दो। वो कहते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा, साबुन तेल पानी कुछ खर्च नहीं होगा और हमारा स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि निंदा करने वाला हमारी बुराई हमारे सामने करेगा। जब वो हमारी बुराई करेगा तो अपनी कमियों में हम सुधार करेंगे और हम जो है वो अच्छे हो जाएंगे। और यदि हमने उसको अपने से दूर कर दिया तो वो दूर जाकर हमारी बुराई करेगा, हम अपनी कमियों को भी नहीं जान पाएंगे और हमारी दूर दूर तक लोग और लोग भी बुराई करेंगे। नीचे कबीर एक बात और कहते हैं तिनका कबहू न निंदिए जो पायनतर होए, कबहू उड़ते आँखिन परे पीर घनेरी होए। कबीर साथ में ये भी कहते हैं कि किसी की निंदा करना भी नहीं चाहिए। निंदा करना, बुराई करना बहुत गंदा काम है। कहते हैं कि निंदा तो हमें तिनके के भी नहीं करनी चाहिए जो पैरों के नीचे होता है। और कभी मान लिया तिनका उड़ के जब आँख में पड़ जाता है तब हमें तिनके की ताकत का एहसास होता है, तब आँखें जो है वो दर्द करने लगती हैं, बड़ी बहुत पीड़ा होती है। तो कबीर दास जी कहते हैं निंदा नहीं करनी चाहिए। लेखक कहता है कि कबीर तो महात्मा थे, यदि उनका सिद्धांत सब मानते तो निंदा पीछे पीछे न की जाती। कबीर दास जी तो कहते थे कि निंदा को अपने पास रखो, लेकिन निंदा तो पीछे की जाती है। लेखक कहता है सच पूछा जाए तो निंदा का आनंद पीछे ही होता है। अब कोई निंदक को सादर आमंत्रित तो करेगा कि नहीं, आइए भाई हमारी निंदा कीजिए, हमें किसी की निंदा हमारे सामने करिए। तो निंदा हम हमेशा जो है वो पीठ पीछे ही की जाती है। लेखक कहता है कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने डैडी की भी निंदा करते हैं, यानी अपने पिता की, अपने गुरु की भी निंदा करते हैं। बहुत से बच्चे अपने गुरुओं की निंदा करते हैं, अपने टीचर्स की निंदा करते हैं। हमने भी एक दो बार सुना। अब क्या है, उनको आनंद आता है, उन्हें अच्छा लगता है। वो भी इसी पड़ोसी की प्रवृत्ति के लोग होंगे जिनको निंदा करना अच्छा लगता है। एक बच्चे से उसके पूछा लेखक ने, बताओ भाई एग्ज़ाम में क्या हुआ? तो उसने बताया कि हम परीक्षा तो दे आए, बाद में पापा से कहा था कि नंबर बढ़वा देना, पापा बढ़वा ही नहीं पाए, हम फेल हो गए। अब बताइए, खुद पढ़ नहीं पाया, पापा नंबर नहीं बढ़वा पाए, कह रहा हम फेल हो गए। अब इसका भाई अब निंदा है, बुराई है, उसको कुछ करना है। अब एक और एग्जाम्पल लेखक जो है वो देता है, कहता है कि एक दिन सास दिन भर के लिए कहीं गई हुई थी। एक घर में कोई सास जो थी वो दिन भर के लिए कहीं गई हुई थी। उसकी पड़ोसिन को कुछ लेना था और सास कभी किसी को कुछ देती नहीं थी, किसी भी पड़ोसिन को। पड़ोसिन जो थी वो बड़ी होशियार थी। वो घर आई और उसने बहू के सामने सास की बुराई करना शुरू कर दिया। बहू को बड़ी मजा आई, बहुत मजा आई। उसने उसे जो चीज़ वो मांगने आई वो तो दी ही दी, कुछ और ढेर सारी चीज़ें अपनी तरफ से भी देती और शाम तक पूरी मौज लेती रही, मतलब कि बिना कुछ खाए पिए पड़ोसिन से सास की बुराई सुनती रही। उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, उसे बड़ी मजा आ रही थी। लेखक कहता है कि हमारे पड़ोसी तो बहुत मज़ेदार हैं, उन्हें आप हमेशा परनिंदा में ही लीन पाएंगे। वो हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं। कहते हैं अगर लेखक कहता है अगर कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप हो तो वो उसमें भी ढेर सारे पुरस्कार पाएँ। किसी की प्रशंसा सुनना वो पाप समझते हैं। अब किसी की अगर प्रशंसा अगर आप उनके सामने कर दीजिए, कहेंगे अजी 4 पैसे हो गए बाबूजी, पर भूखों मरते थे। कई बार तो इनकी माँ हमारे घर आटा मांग कर ले गई, इनकी बड़ी बहन की बारात नहीं हो रही थी, हमारे डैडी ने जब पैसा दिया तब इनकी जाके शादी हुई। हाँ, तो कुल मिलाकर उनको बड़ी मज़ा आती थी, बड़ा आनंद मिलता था दूसरों की बुराई करने का। एक दिन वो लेखक के साथ एक कवि सम्मेलन में गए। वहाँ तो उन्होंने कवियों की खूब प्रशंसा की मुंह पर, और लौटते समय कहा अरे बनते बहुत थे कि एक उसकी आवाज़ तो रेखने जैसी थी, उसकी सूरत पर तो 12 बज रहे थे। यानी कुल मिलाकर उन्होंने जितने लोग थे सबकी ये निंदा की और इतना उन्हें मजा आ रही थी। लेखक कह रहा था कि उनका चेहरा देखने से ऐसा लग रहा था मानो उन्हें लॉटरी में उनकी कोई लाखों करोड़ों की कोई रकम निकल आई हो। लेखक बताता है कि उनकी बैठक एक प्रकार से परनिंदा भवन थी। वहाँ मतलब कि जहाँ उनका जो घर था, जहाँ वो बैठक थी, जहाँ बैठते थे, वहाँ पर तमाम बुराई करने वाले लोग शाम को वहाँ पहुँचते थे, पधारते थे। लेखक बताता है एक संगीत समारोह के संयोजक उनकी बैठक में आए। मैं भी उन दिनों वहीं था। वे संयोजक से बोले भाई संसार में संयोजक दुर्लभ हैं, धन्य है आप जो दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। आज जबकि व्यक्ति अपने में ही सिमटता चला जा रहा है, आप एक अपवाद स्वरूप ही कहे जाएंगे। मैं अवश्य हाजिर होऊंगा और मेरे लायक कोई सेवा हो बताइए। उन्हें चाय भी पिलाई उन्होंने, जो भी अपना सम्मान कर सकते थे वो उनका सम्मान भी किया। और जैसे ही वो घर से बाहर निकले नहीं, फिर क्या था, उन्होंने उनकी फिर बुराई करनी शुरू कर दी। धंधा बना रखा है इन लोगों ने। ये संगीत के नाम पर सारे गामा भी नहीं जानते, चल दिए संयोजक बनकर, चंदे का हिसाब नहीं देते। अब लगातार उन्होंने उनकी बुराई जो है वो करनी शुरू कर दी, लेकिन उनको बुराई करने में अब आनंद आता था। लेखक कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि वे जिसकी बुराई कर रहे हैं उससे वो नाराज हों। प्रायः होता क्या है, जिससे नाराज होते हैं हम उसकी बुराई करते हैं। लेकिन इनके पड़ोसी की आदत क्या थी, वो जरूरी नहीं थी कि उससे नाराज हो, उनकी तो आदत पड़ गई थी। वे बुराई के लिए बुराई करते हैं, किसी का दिल दुखाना उनका उद्देश्य नहीं होता था। हाँ,
कई बार तो इस चक्कर में वो फंस भी गए, लेकिन अब उनकी आदत थी। एक बार उनकी एक बुआ जी थी, उन्होंने अपनी बुआ जी की बुराई कर दी। किसी ने जाके बुआ जी को बता दिया, बुआ जी उनके ऊपर चढ़ाई, उनको धमकाने लगी। बड़ी मुश्किल से किसी तरह हाथ पैर जोड़कर उन्होंने अपना पिंड जो है वो छुड़ाया। अब एक दिन ऐसा क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि वो सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे कि कैसा चिड़चिड़ा स्वभाव है, कैसी लोभिन है, और पता नहीं कैसे बात उनकी श्रीमती तक पहुंच गई। और जैसे श्रीमती तक बात पहुंची, उसका प्रभाव भी उसका इफेक्ट दिखाई दिया, उनका खाना पीना बंद कर दिया गया। अगले दिन वो भागे भागे लेखक के पास पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर कहा, कल दिन भर से घर में खाना नहीं बना, और शाम को उन्होंने सब सामान भी पैक कर लिया है और मायके जाने की तैयारी कर रही हैं। भाई तुम ही चलो, कुछ हो सके तो इस मामले को समाप्त कराओ। लेखक ने समझाया, यार आज पहली बार है, क्यों नहीं अपनी ज़बान पर काबू रखते हो? मन बहलाने के और भी तो अनेक साधन है। क्या दूसरे की निंदा बुराई करने के अतिरिक्त तुम्हारा मनोरंजन और किसी साधन में नहीं लगता? लेकिन क्या किया जाए, किसी तरह जब उन्होंने बहुत मिन्नतें की तो लेखक जो है वो उनके घर जाने को विवश हो गए। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि श्रीमती जो थी, यानी पड़ोसी की पत्नी, वो बहुत गुस्से में थी। लेखक कहता था उनके चेहरे पर ऐसी लाली थी जैसे कि जेठ के मास की दोपहर में सूर्य की होती। बहुत गुस्से में थी। इन्होंने नमस्ते की, उन्होंने जवाब दिया। खैर इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, कहाँ से बात शुरू करें, कैसे करें। खैर बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने गुस्से में कहा, आखिर बूढ़े होने को आए, अब तक तो बाहर वालों की निंदा ही किया करते थे, अब घर वालों का भी नंबर आ गया। क्यों कोई अपने माँ बाप की बुराई सुनेगा, और वह भी बिना किसी कारण के। फिर वो कहने लगी कि भाई साहब, नित्य ही निंदा करने का इनकी दुर्गति होती है, और ये है कि अपनी आदत नहीं छोड़ते। मतलब कि इनसे कहा जाए कि अपनी आदत छोड़ दो, तो इनको क्या है, ये अपनी आदत भी नहीं छोड़ना चाहते। जिसकी देखो उसकी बुराई। खैर बहुत समझाया लेखक ने श्रीमती जी को, तो उनका गुस्सा जो है उतर गया। उसके बाद उन्होंने श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा की कि वे किसी की भी निंदा जो है वो नहीं करेंगे। हालांकि पड़ोसी ने तो ये प्रतिज्ञा कर ली कि वे किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन लेखक कहता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे शीघ्र अतिशीघ्र किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि वे निंदा को ही रसराज मानते हैं। वो कहते हैं मेरा मन नहीं मानता, ये जरूर किसी ना किसी की बुराई करेगा, वो अभी नहीं करेगा, कुछ देर बाद करेगा, क्योंकि वो तो वो निंदा को रस का राजा मानता है, उसके बिना तो उसका जीवन ही नहीं है, इसलिए वो इसकी बुराई, वो लोगों की बुराई ज़रूर करेगा। तो बच्चों, ये आपने एक हास्य व्यंग रचना जो है वो डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित जो है वो आपने पढ़ी, सुनी और समझी। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि आज समाज में निंदा रस का बोलबाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। हर आदमी दूसरे की बुराई करता है और एक दूसरे की बुराई करके लोग बहुत खुश होते हैं, बड़ा आनंदित होते हैं, लेकिन हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये बुराई करना बहुत गंदा काम होता है। आप अपने को आगे बढ़ाएं, आप ऊंचे उठें, लेकिन किसी दूसरे की बुराई ना करें। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ को पढ़ा। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं आप सबसे पूछूंगा। जिसका बच्चों हम नाम लेंगे उसी को उत्तर जो है वो देना है, बीच में जो है वो कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न यह है, रेखा आपसे। रेखा आप बताइए, अध्यापक महोदय किस नए रस का नाम सुनकर चुप हो गए? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अध्यापक महोदय गन्ने का रस नाम सुनकर चुप हो गए। तरु वर्मा आप बताइए, लेखक के अनुसार किस रस का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं? बिल्कुल सही, लेखक के अनुसार निंदा रस का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। अगला, प्रबल ये बताइए, परनिंदा की तुलना किससे की गई है? वेरी गुड, परनिंदा की तुलना मीठी रोटी से की गई है, बिल्कुल सही जवाब। अगला, शिखर आप बताइए, लेखक तथा उनके पड़ोसी किस सम्मेलन में गए? बिल्कुल सही, लेखक तथा उनके पड़ोसी एक कवि सम्मेलन में गए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला, अब बच्चों ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं,
इनमें प्रश्न के साथ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हम तीनों ऑप्शन भी आपको पढ़ के सुनाएंगे, आपको सिर्फ सही उत्तर जो है वो देना है, ठीक है। कालिंद्री, कालिंद्री आप बताइए, साहित्य के विद्यार्थी को कौन सा रस अच्छा लगता है? गन्ने का रस, रौद्र रस या निंदा रस? गन्ने का रस, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अगला, यश, आप बताइए, परनिंदा कैसा मनोरंजन का साधन है? कठिन एवं महंगा, सस्ता एवं सरल या अनावश्यक साधन? क्या उत्तर सही होगा? सस्ता एवं सरल, बिल्कुल सही। अगला, आकर्षी, आकर्षी आप बताइए, निंदा रस का पूर्ण आनंद उठाने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? दर्शक, लेखक या श्रोता? श्रोता, बिल्कुल सही। अगला, लेखक तथा उनके पड़ोसी कहाँ गए? प्रतियोगिता में, कवि सम्मेलन में या सिनेमाघर में? दिव्यांशी आप बताएंगी। प्रतियोगिता में, कवि सम्मेलन में या सिनेमाघर में? कवि सम्मेलन में, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अगला, अनुष्का, अनुष्का आप बताइए, पड़ोसी की बैठक एक प्रकार से किसका भवन थी? कवियों की, परनिंदा की, लेखक की? परनिंदा की, बिल्कुल सही। अगला, आकिब, आकिब आप बताइए, भाईजान रंगे हाथों किसकी बुराई करते पकड़े गए? सास की, बुआ जी की या पत्नी की? बताइए। बुआ जी की, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो बच्चों, आज आपने डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित परनिंदा नामक पाठ का आप सभी ने अध्ययन किया। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने इस पाठ को भली भांति पढ़ा होगा और समझा होगा। आप सभी एक बार पुनः इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके शब्दार्थ याद करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर याद करेंगे। कल हम आप सभी से इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न और पूछेंगे। तब तक के लिए कल हम सभी फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।